सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। आई होप आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हुए तैयारी कर रहे होगे। टाइम वेस्ट मत करिए फ्रेंड्स, बिल्कुल पढ़ाई में बिना वेस्ट करे हुए मेहनत करिए, सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। आइए स्टार्ट करते हैं डेली जीके डोज, जिसमें हम 20 सेकंड में के सारी इंपॉर्टेंट खबरें अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज, बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट खबरें। कई नई स्कीम्स चालू हुई हैं। कुछ पुरानी स्कीम में लैंडमार्क पे पहुंची है गवर्नमेंट, उसकी बात करेंगे। इंडिया ने चाइना को ऑफिशियल जवाब दिया है जो इशू चल रहा था उसके ऊपर। मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में। उसके अलावा एक नया मटेरियल अप्रूव हुआ है फ्रेंड्स, रूरल रोड बनाने के लिए। एक स्टेट है इंडिया में जिन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अप्रूव करने के लिए। ठीक है। इंटरनेशनली भी बहुत सारी खबरें हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स की भी खबरें हैं। पूरी फील्ड से बहुत बेहतरीन खबरें आपके लिए आज हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए पूरी खबरें बताऊंगा, शुरू करते हैं। ठीक। फ्रेंड्स, आधा मिनट और लूंगा आपका। कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझसे काफी टाइम से कि परसेंटेज का वीडियो लाया जाए। तो परसेंटेज का एक वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें मैंने कैट एग्जाम के काफी एक्चुअल सवाल भी लाया था आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। आज मैं एक और वीडियो लाने वाला हूं परसेंटेज का, जिसमें आज हम मॉडरेट लेवल पे बात करेंगे। कैट वाले थोड़ा हाई लेवल के थे, आज परसेंटेज के मॉडरेट लेवल वाले सवाल देखेंगे जो बीच के लेवल वाले होते हैं। फिर एक इजी क्वेश्चन का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, पर आज मॉडरेट लेवल की बारी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एसएससी बैंक या जहां पर भी काउंट मिलेगा आपको हर एग्जाम के लिए। आरआरबी, एनटीपीसी, जिसकी भी आप बात कर सकते हैं, सब में इंपॉर्टेंट होगा। तो आज इस मॉडरेट लेवल की आप उनमें वीडियो आ जाएगा, लगभग 10 सवाल है। देखना, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसको। ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की चीज। और फ्रेंड्स, कंटेंट रोज आ रहा है, हर दिन लगभग 2 वीडियो डालता हूं मैं, पूरी मेहनत करता। आप भी पूरी मेहनत कर देखते हैं उसको, रिस्पॉन्स करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी वीडियो देखते हैं, अगर पसंद आ रहा है कंटेंट, तो वीडियो लाइक करके जाया करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। ठीक। और सब्सक्राइब कर लिया तो उसके बगल में जो बेल का निशान है, घंटी का निशान है, उसको दबा दो। उससे फायदा क्या होगा कि जब भी वीडियो रिलीज जैसे ही होता है ना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, तो वीडियो मिस नहीं होगा आपका। चलो, पहला सवाल। आयुष्मान भारत स्कीम एक लैंडमार्क पे पहुंची, आपको बताना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख लीजिए। आयुष्मान भारत स्कीम हैज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बेनिफिशियरीज? अभी तक कितने बेनिफिशियरीज लगभग अप्रोक्सीमेटली कवर हो चुके हैं? एंड द आंसर इज 1 करोड़। ये 1 करोड़ का लैंडमार्क 2 दिन पहले ही पहुंचा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप पीआईबी पे भी खबर पढ़ सकते हो, वहां पे पूरी खबरें लिखी हुई है। पर ये नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऑफिशियल ट्वीट्स में अपने लाया हूं इस खबर को समझने के लिए। बहुत सिंपल है। उन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग माई ऑफिशियल टूर्स आई वुड इंटरेक्ट विद आयुष्मान भारत बेनिफिशियरीज, बट वो अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि वो लोगों से मिल नहीं सकते, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब चीजें हैं। पर ही हैड a telephonic conversation with Pooja Thapa from Meghalaya. She is the 1 croreth beneficiary of Ayushman Bharat scheme. आपको सुनना है तो ये आपको पीआईबी में ये मिल जाएगा। इसमें जो लिंक है ना, साउंड क्लाउड वाला, इसको आप सुन भी सकते हैं। ठीक है। और ट्वीट उन्होंने करे थे, प्राइम मिनिस्टर इज अप्रिशिएटिंग द डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड ऑल द अदर्स एसोसिएटेड विद आयुष्मान भारत. Their efforts have made it the largest healthcare program in the world. And this initiative has won the trust of several Indians, especially the poor and the downtrodden. एक और बात उन्होंने बोली है कि one of the biggest benefits of Ayushman Bharat is portability. Beneficiaries can get top quality and affordable medical care not only where they're registered but in any other part of India. ठीक है। दिस हेल्प्स दोज हु वर्क अवे फ्रॉम होम और रजिस्टर्ड एट अ प्लेस वेयर दे डोंट बिलोंग। और अभी जो माइग्रेंट लेबर्स की प्रॉब्लम चल रही है, उस इस पूरी सिचुएशन में भी ये स्कीम काफी फायदेमंद हो सकती है। ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखना, इस स्कीम में 1 करोड़ लोग अब हो चुके हैं बेनिफिशियरीज की फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन, इसके ऊपर खबर है पर फैक्चुअल सवाल ये देख लो। ब्लू रेवोल्यूशन किसके बारे में होता है, किससे रिलेटेड, आपको बताना पड़ेगा। रेवोल्यूशन बहुत सारे के होते हैं, व्हाइट होता है, मतलब अलग अलग चीजों के नाम पे होता है। ब्लू वाला किसके नाम पे बताइए? द आंसर इज, आया दिमाग में? 5 सेकंड दे रहा हूं, सोच लो। ये मैंने ज्योग्राफी वाले वीडियो में भी कवर किया था, अगर आपको याद हो। अच्छे, मुझे याद है एमसीक्यू वीडियो में कवर किया था। कुछ आया दिमाग में? अब देख लो सही है या नहीं। आंसर इज फिशरी। ठीक है। तो जो एक्वा कल्चर होता है ना, मछली वगैरह, उन सबको ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फील्ड के ऊपर सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, जिसका अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी था, जो वो शाम को आ रही थी बार बार आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताने के लिए। इसका और एक अगली खबर को मैं साथ में पीआईबी से कवर करूंगा। तो पहले अगला सवाल देख लो, फिर हम पीआईबी पे चलेंगे इन दोनों चीजों को डिटेल में देखने के लिए। तो ब्लू रेवोल्यूशन फिशरी के लिए होता है, ये अगला सवाल देख लो, फिर वहां चलते हैं। कैबिनेट ने एक नई स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम अप्रूव करी है, किसके लिए? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है। तो एचएफसीज और एमडीएफसीज जो होती हैं,
उनमें जो लिक्विडिटी का स्ट्रेस आ रहा है अभी, इसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है, आपको बताना है कि जो स्कीम की लिक्विडिटी की अमाउंट है वो कितनी है, ठीक है, एंड द आंसर इज 30,000 करोड़ रुपीस। जरूरी खबर है, ठीक है फ्रेंड्स, कैबिनेट अप्रूव कर चुका है। अब आइए चलते हैं इन दोनों खबरों को डिटेल में देखने के लिए। ये रही खबर, पहली खबर तो ये, और दूसरी ये जो मैं आपको बता रहा था हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसी के लिए, पर पहले इसको देख लेते हैं, बहुत जरूरी खबर फ्रेंड, ठीक है। अच्छा, ये आपको कैसे मिलेगी? आप पीआईबी की वेबसाइट पे चले जाओ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गूगल पे आके पीआईबी लिखो, जैसी वेबसाइट खुलती है आपको सारी मिनिस्ट्रीज दिखती है। फॉर एग्जाम्पल ये कौन सी मिनिस्ट्री की है? कैबिनेट की है, ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव किया था, ये देख लो, ये भी कैबिनेट का है। कुछ खबरें होती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आती है, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सबकी तरफ से आती है, ठीक है, तो आपको पूरा सीक्वेंस कॉलम वाइज मिल जाता है। आओ इसके बारे में देखते हैं। सो कैबिनेट अप्रूव्स, अब स्कीम का नाम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली, ठीक है। इट इज अ स्कीम टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। ये चीज सबसे जरूरी है फ्रेंड्स आज की, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा नहीं पर इंपॉर्टेंट बात एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। सो यूनियन कैबिनेट विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। दिस इज अ स्कीम टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन। अब दो वर्ड्स क्लियर हो गए, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज। ऐसा भी नहीं कि भाई बगल में तालाब है सारी मछलियां पकड़ ली, रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल काम होना चाहिए, ठीक है। अब यहां देख लीजिए कि ये दो कंपोनेंट स्कीम के होंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम वाला कंपोनेंट, सीएस वाला कंपोनेंट, और एक सीएसएस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाला कंपोनेंट। टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो है 20,050 करोड़ रुपीस, ठीक है। दो हिस्से होंगे इसमें। अब पूरा शेयर देखो पहले, फिर मैंने दोनों हिस्सों की बात करूंगा। इस पूरे इन्वेस्टमेंट में लगभग 9,407 करोड़ सेंटर का शेयर होगा, 4,880 करोड़ स्टेट का शेयर होगा, और बेनिफिशियरी शेयर कितना होगा? 5,760, 5,763 करोड़ रुपीस के आसपास, ठीक है। ये बात समझ गए? अब देखो यहां पे कि यहां पे ये जो दो बातें हो रही है, सीएस और सीएसएस, इसकी बात मैं बाद में समझाऊंगा। पहले जिन हेड्स पे स्कीम इंप्लीमेंट होगी उनके नाम पढ़ लो आप, कि सब कंपोनेंट्स एंड एक्टिविटीज तीन हेड्स में डिवाइड होगी इन स्कीम में। कौन से? पहला, इनहैंसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। मछली तो पकड़ ली, क्या करेंगे उसका? स्टोरेज कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे? भाई जितनी भी फिशरी में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जितनी भी और कंट्री होती हैं, इनकी ये फैसिलिटी बड़ी अच्छी थी, तभी तो ये लोग इतना अच्छे आगे जाते हैं। तो सिर्फ मछली पकड़ना जरूरी नहीं है, पूरा इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन पूरी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ये देखा जाएगा। और आखिरी फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये तीन हेड्स पे स्कीम चलेगी, ठीक है। अब फंडिंग पैटर्न में दोनों बातें आपकी आ जाएगी जो मैं बता रहा था आपको। पहला कौन सा, किस कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट कौन सा है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब यहां पे क्या को देख लीजिए, इसमें द एंटायर प्रोजेक्ट विल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीएस जो होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो हिस्सा है इसका, उसमें 100% सेंट्रल फंडिंग रहेगी, ठीक है। एंड बाकी और कहानी इसमें दी हुई है, ठीक, वो आप पढ़ लीजिएगा, मेन बात बता दी। और दूसरी जो होती है सीएसएस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें फर्क क्या रहेगा? इसमें ये फॉर द नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, ये जो पूरी स्कीम की बात हो रही है, इट इज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। तो ये इंप्लीमेंट करेगी स्टेट और यूटीज, बट इसमें सेंटर कंट्रीब्यूशन देगा। उनका 100% नहीं रहेगा, एक परसेंटेज रहेगा, वो यहां पे देख लो। जब स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हिमालय वाले स्टेट्स हैं, तो वहां पे 90% शेयर सेंटर का है और 10% किसका होगा? स्टेट का। और बाकी स्टेट्स में 60% सेंट्रल शेयर है और 40% स्टेट। कई ज्यादा का स्कीम में पता है क्या होता है फ्रेंड्स, जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स होते हैं ना, उसमें सेंटर का शेयर काफी बढ़ जाता है, अक्सर 90-10 ही होता है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, पर ज्यादा का स्कीम में ऐसा ही होता है। तो बाकी स्टेट में 40 स्टेट का रहेगा, 60 सेंटर का रहेगा, पर इस स्कीम में स्टेट का 10 है और 90% सेंटर का रहेगा। तो ये फंडिंग का डिफरेंस यहां पे आता है सीएस और सीएसएस में, ठीक है। बाकी कहानी आप यहां पे देख सकते हैं। ये बेनिफिट वाली बात जो मैं बता रहा था, उतना डिटेल में नहीं जाएगा फंडिंग के, इतना ही मुझे जितना पता है उतना पूछेगा। बट यस, व्हाट आर दी बेनिफिट्स और ऑब्जेक्टिव? फ्रेंड्स आपको याद है यूपीएससी की जो प्रीलिम की परीक्षा एग्जाम होता है, उसमें कई बार ये सवाल आते हैं कि स्कीम का नाम दे देगा, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट देगा आपसे, 3 या 4, और फिर पूछेगा बताओ इसमें सही कौन सा है। उसमें से अक्सर एक स्टेटमेंट फैक्चुअल होता है जो ऑफिशियली अप्रूव टारगेट या बेनिफिट होता है स्कीम का, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है।
बहुत पहले नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, बहुत कुछ आ चुका है पहले। एक्चुअली पूछता है ये, मान लो यूपीएससी के मेंस में सवाल आ गया आपसे कि बताओ मत्स्य स्कीम के बारे में, तो ये बेनिफिट ऑफिशियली बताने पड़ेंगे आपको, क्योंकि डेटा नहीं, ये ऑफिशियली अप्रूव टारगेट है बेनिफिट से। ठीक है, सारे नहीं पढ़ूंगा, दो तीन पढ़ के आपको आइडिया दूंगा, बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि ये देख लो, अब मैं मेरी नजर सेवंथ वाले पे गई, ये डबलिंग ऑफ फिशर्स, फिश फार्मर्स एंड फिश वर्कर्स इनकम बाय 2024, इनकम डबलिंग बाय 2024। उसके बाद ये पहला, एड्रेस द क्रिटिकल गैप इन द फिशरी सेक्टर एंड रियलाइज द पोटेंशियल। उसके बाद ऑगमेंटिंग फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एट अ सस्टेन्ड एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 9%। एवरेज ग्रोथ 9% का टारगेट यहां रखा जाएगा। टू अचीव अ टारगेट, क्या टारगेट रखा जाएगा? 22 मेट्रिक टन, सॉरी 22 मेट्रिक टन्स। कब तक? 2024-25 तक, थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फिशिंग प्रैक्टिस। अगर आपने दो शब्द का इस्तेमाल, भाई देखो सरकार का रिलीज ये शब्द तो कितनी बार यूज कर रहा है, सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल, सो दे आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सरकार से मुंह से निकली बात से इंपॉर्टेंट और कोई सोर्स नहीं हो सकता, जैसे कि ये। ठीक है, बाकी आप पूरा पढ़ते रहा, एक आखिरी में और पढ़ रहा हूं। क्रिएशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वैल्यू चेन। एम्प्लॉयमेंट भी देने का टारगेट है, 15 लाख रिलेटेड लोगों को यहां पे मिलेगा। पूरी कहानी यहां पे आपकी लिखी हुई। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बट इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन फ्रेंड्स। होता पता है क्या है, जिस दिन कोई स्कीम आती है उस दिन तो हम लोग कई बार उसको अवॉइड कर देते हैं, फिर एंड में, महीने के एंड में रटते रहते हैं उसको। क्या फायदा? आज आई है, रट लो, कहानी खत्म। रट लो मतलब समझ लो, जिस दिन आई चीज को उस दिन कवर करें, इसलिए डेली जीके की इंपॉर्टेंस होती। अब आप मेरे सामने महीने के एंड में 20 स्कीम ले आओगे, मैं याद नहीं कर पाऊंगा, भूल जाऊंगा। इसलिए उस दिन का काम उस दिन हो सकता है। चलो, दूसरी खबर याद आई आपको, एनबीएफसी और एचएफसी के बारे में, वो और पढ़ लो, फिर हम पीपीटी वापस जाते हैं। ठीक है, ज्यादा खबरें बहुत लंबी नहीं है, पर ये दो खबरें थोड़ी लंबी थी तो मैंने आपको बता दिया। जरूरी खबर है फ्रेंड्स, आ सकता है। ये काम बिल्कुल मत करना। क्या काम करते हैं कुछ लोग, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो ये हेडिंग पढ़ के आगे निकल लेंगे। मत निकलो आगे, एग्जाम नहीं छोड़ेगा आपको। एग्जाम तेज हो गए आजकल के, तो हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। जल्दबाजी करने पर समय बचेगा, पर अगर भाई सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ गई तो समय बचा के क्या करना है हमको? पूरा समय पढ़ाई में तो लगाना है, तो क्यों टाइम पास करना, क्यों शॉर्टकट अपनाना? जरूरी बात है। ठीक है, अपने थोड़ी नहीं बोल रहा, सरकार बोल रही है आपकी, तो उसकी बात तो सुननी पड़ेगी ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, जो अगला क्वेश्चन था उसके बारे में ये देख लो। यूनियन कैबिनेट, ठीक, इट हैज अप्रूव, चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं, इट हैज गिवन द अप्रूवल। किसको अप्रूवल दिया है? एक प्रपोजल आया था, किसकी तरफ से? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। क्या? टू लॉन्च अ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर दो कैटेगरीज, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एंड एचएफसी मतलब की हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, टू इंप्रूव द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ एनबीएफसी एंड एचएफसी। दोनों के लिए करा गया है। पूरा पढ़ लेना। एक इंपॉर्टेंट बात स्कीम का जिस्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये the direct financial implication for the government is 5 crore rupees, which may be the equity contribution to the SPV, special purpose vehicle। तो इस इन्वेस्टमेंट से एसपीवी बन जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। बियॉन्ड दैट देयर इज नो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन। ठीक है, अंटिल द गारंटी इन्वॉल्व इज इन्वोक्ड। पर हां, अगर जो गारंटी सरकार ने दी अगर वो इन्वोक हो गई, तो फिर सरकार का इन्वॉल्वमेंट आएगा। कितना आएगा? On invocation, the extent of government liability would be equal to amount of default subject to the guarantee ceiling। तब सरकार का रोल यहां पे बढ़ता है, और इसमें जो अपर लिमिट या सीलिंग रखी गई गारंटी की, वो आप देख लो, जिसकी बात मैं कर रहा था। सो द सीलिंग ऑफ एग्रीगेट गारंटी हैज बीन सेट एट 30,000 करोड़ रुपीज। एज पर द नीड, ये उनको डायरेक्ट कर दी जाएगी। समझ गए बात? बस। और एक आखिरी बात और देख लो फ्रेंड्स की, ऑपरेट कैसे करेगा। हमने एसपीवी का नाम कई बार सुना है, पर ये कैसे काम करेगा, एक कैसे साइकिल बनती है इसकी, उसकी 4 लाइन है। जल्दी से पढ़ लेते, कहानी क्लियर हो जाएगी यहां पे। ठीक है, देख लो। सो द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड अ फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग द लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स ऑफ एनबीएफसी एंड एचएफसी थ्रू एसपीवी। ठीक है, अब वो कैसे काम करेगा वो देखो आप। An SPV would be set up to manage a stressed asset fund whose special securities would be guaranteed by Government of India and they will be purchased by Reserve Bank of India only। ठीक है, अब ये जो परचेज होगी, the proceeds of sale of such securities would be used by the SPV to acquire short term debts। किसके? एनबीएफसी के और एचएफसी के। ठीक है, एंड द स्कीम विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विच विल इशू द डिटेल्ड गाइडलाइंस। समझ गए आप? एसपीवी बनेगा, वो पूरा ये स्ट्रेस एसेट फंड बनेगा,
खरीदना बेचना, आरबीआई, गवर्नमेंट का रोल, ये पूरी साइकिल जो बनेगी वो क्लियर होती है आपको यहाँ से। इतना ही पढ़ लो, डिटेल में और जाने की जरूरत नहीं है। सो एम आई क्लियर? इतनी कहानी पढ़ने से क्लैरिटी, इसलिए सिर्फ हेडिंग पे रिस्ट्रिक्ट मत करो, डिटेल में पढ़ो, बेटर रहेगा। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। तो 2 सवाल हो गए, अब आगे चलते हैं। सवाल तो खैर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आज और हैं। अगला सवाल ये रहा, सोचिए, तब तक मैं पेन चालू कर लूं। सो एक हाई लेवल ग्रुप है ऑन हेल्थ सेक्टर। सो बेसिकली ये जो ग्रुप बनाया गया है वो किसने बनाया है? 15th फाइनेंस कमीशन। फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन करती क्या है? स्टेट और सेंटर के बीच में जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या स्टेट्स के बीच में आपस में जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो फाइनेंस कमीशन अप्रूव करती है। ठीक है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, आर्टिकल 280 की यहां पे बात होती है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि फाइनेंस कमीशन जो अभी चल रही है उसे कौन हेड कर रहा है? 15 फाइनेंस कमीशन को एन के सिंह। एन के सिंह। ठीक है, अब इस फाइनेंस कमीशन जो 15th वाली है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, HLG, हाई लेवल ग्रुप। किस पे? हेल्थ सेक्टर के ऊपर। हेल्थ सेक्टर के ऊपर यहां पे ग्रुप बनाया गया है। कब बनाया था? मई 2018 में। उसकी मीटिंग अभी भी हुई 2 दिन पहले। ठीक है, तो एक ग्रुप बनाया गया है, आपको बताना है इस ग्रुप को हेड कौन कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। फाइनेंस कमीशन को एनके सिंह जी हेड करते हैं। इस फाइनेंस कमीशन ने 15 वाली ने हेल्थ सेक्टर के अंदर एक ग्रुप बनाया है, हाई लेवल ग्रुप। उस ग्रुप को कौन हेड करता है? आंसर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। और ये कौन है अब मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, आप हर दिन इनको न्यूज में देखते होंगे, काफी खबरों में आते हैं। ही इज द डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं। खबर यहां देख लीजिए। ठीक है, अब यहां इस खबर ये द हिंदू न्यूज़पेपर से है। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी आपको। एक तो जो फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हुई है उससे आउटकम क्या निकला है, और ये जो हेल्थ वाली कमिटी बनी थी, ग्रुप बना था, उसका आउटकम, दोनों की मीटिंग यहां पे हुई। तो दोनों का आउटकम हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। 2 मिनट लूंगा कवर करने के लिए, फिर आगे चलते हैं। तो पहले या फोटो देख सकते हैं मिस्टर एनके सिंह का। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन ने क्या बातें करी और क्या कहानी निकल के, पहले वो देख लो, यहां पे लिखे हैं। तो उन्होंने ये बात बोली है, डिस्कशन करके जो ओपिनियन निकल के आए हैं, इंडियाज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2021 कुड रेंज बिटवीन -6% एंड 1%। ये रेंज दी है -6 से लेके 1% के बीच में 2020-21 की जीडीपी ग्रोथ वेरी कर सकती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, कि भाई फिच ने कर दिया, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने कर दिया, बहुत सारी, वो और क्या होता है, एसएनपी ने कर दिया, वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्शन करती रहती है, आईएमएफ करता था प्रेडिक्शन, पर ये हमारी देश की फाइनेंस कमीशन कर रही है। दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा कहना है मेंबर्स का जो फाइनेंस कमीशन के हैं। ठीक है, और ये फाइनेंस कमीशन की कौन सी कमेटी की बात हो रही है? जो फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप पे बनी है, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि देयर आर, अब प्रॉब्लम क्या है, वो मीटिंग, ये जो बेसिकली इनकी जो कमेटी होती है ना फिस्कल कंसोलिडेशन की, उसके उनके ओपिनियंस है, बट ऑफिशियल इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने ये बोला है दैट देयर आर हाई लेवल्स ऑफ अनसर्टेनिटी बोथ विद रिस्पेक्ट टू कोर्स ऑफ द पेंडेमिक एंड द फिस्कल प्रेशर्स ऑन द इकोनॉमी एंड द ट्रेंड ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी। तो बेसिकली पैंडेमिक कैसे जा रहा है उस पर भी थोड़ा क्लैरिटी की कमी है, कि किस तरह से वो रूप लेगा किसी को नहीं पता, अनसर्टेनिटी है। उसके बाद किस तरह से फिस्कल फिस्कल प्रेशर आएगा इकोनॉमी पे, और रिकवरी कैसे होगी, हर चीज में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं। ठीक, तो उसी के ऊपर मीटिंग थी। एक चीज और, कि अब किस तरह से जीडीपी प्रोजेक्शन होगा, इसमें भी वेरिएबल ओपिनियंस आ रहे हैं। तो -6 से 1 से लेकर, ठीक है, तो किस तरह का अब इकोनॉमी का ग्राफ बनने वाला है? क्या वो वी शेप बनेगा या यू शेप बनेगा? यू मतलब ग्रेजुअल रिकवरी, और वी शेप मतलब एकदम से ऊपर जाना। कि जैसे ही मान लो कि जैसे पैंडेमिक या कोविड-19 खत्म हो जाता है, उसके बाद जब चीजें ओपन अप होती हैं, तो रिकवरी एकदम से आएगी या ग्रेजुअली आएगी? यही सब बातें चल रही हैं, किसी को इतना क्लियर पता नहीं है, पर डिस्कशन चल रहा है। एक बात और, यहां पे नॉमिनल जीडी की बात करी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इकोनॉमी का वीडियो नंबर 2 मैंने बताया था आपको, नॉमिनल जीडी में इन्फ्लेशन का असर नहीं देखता है, पर जब उस इन्फ्लेशन के असर को हटा के देखते हैं तो उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। पर यहां पे इन्फ्लेशन, मतलब यहां पे एक नॉमिनल वाले की बात हो रही है, तो यहां पे उसने बताया भी है दैट जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, इट डज नॉट टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट एंड इज देयरफॉर हायर देन द रियल जीडीपी ग्रोथ। पर जब इन्फ्लेशन के असर को हटा देते हैं तो फिर बनता है रियल जीडीपी। वो उसने इकोनॉमिक का फर्क क्लियर किया, पर मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, वो वीडियो आप फ्री होकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, अब ये सब कहानी यहां पे करी गई है। अब मैं उस मेडिकल वाली कमेटी पे आ रहा हूं, बाकी कहानी देख लीजिएगा आप यहां पे, ये रही। सो द कमीशन, फाइनेंस कमीशंस हाई लेवल ग्रुप ऑन हेल्थ विच इज हेडेड बाय एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, ये भी मिले। और यहां पे क्या बात हुई, रिकमेंडेशन क्या दी गई वो देख लीजिए।
It has now recommended an immediate beefing up of health infrastructure in areas with cluster of positive patients. कि मतलब जहां पे भी क्लस्टर ऑफ कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट है वहां पे बीफ अप मतलब बढ़ाना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एंड he discussed the growing needs of rural health infrastructure especially with migrants returning from the cities, ठीक है। अब बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि कई माइग्रेंट्स वापस लौट रहे हैं विलेज वगैरह में, वहां पे उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, वही उन्होंने डिटेल किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये बात बोल रहे हैं मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। देर इज अ वाइड डिस्पैरिटी मतलब गैप between the per capita health personnel available in various states. The situation in rural Bihar and Jharkhand is dramatically different from the cities. ठीक है। द एनेस्थेटिस्ट मतलब बेसिकली वो लोग जो एनेस्थेटिक्स जैसे वेंटिलेटर वगैरह को ऑपरेट करते हैं ना, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। विच आर नीडेड टू ऑपरेट वेंटिलेटर्स आर क्रूशली मिसिंग इन मेनी रूरल एरियाज, ठीक है। इवन वाइल मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन हैज इंक्रीज, there were also discussions on allowing final year MBBS students to begin practicing in some areas and to fulfill the need of national health service. तो यहाँ पे बात बोली गई है कि कई जगह वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले लोगों की भी कमी है, और ये भी डिस्कशन हो रहा है कि जो एमबीबीएस में फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं क्या उनको भी थोड़े लेवल पे इन्वॉल्व करा जाए, क्योंकि क्राइसिस बढ़ रहा है एक तरह से। तो दीज ओपिनियंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो हर बार देखा है, क्योंकि मैं कई लोग की बातें पे, आप भी न्यूज दिन भर देखते रहते हो आजकल खाली टाइम में, और क्या कर रहे हो मतलब आप मत देखा करो, आप पढ़ाई करा करो। मैं देख सकता हूं क्योंकि मैं पढ़ाई कर चुका हूं, आप लोग ज्यादा टीवी मत देखा करो, ठीक है। चलो, रणदीप गुलेरिया जी की बात मुझे अक्सर बहुत पसंद आती है, मतलब इनकी बिल्कुल रियलिस्टिक बात होती है। मैंने देखा है ये बिल्कुल कोई घुमा फिरा के बात नहीं करते, भाई बंदे में एक्सपीरियंस तो है ही, एम्स दिल्ली का डायरेक्टर है और बिल्कुल सीधी बात करता है, कब पीक आने वाला है, प्रॉब्लम बढ़ रही है कम हो रही है, तो बिल्कुल रियलिस्टिक ओपिनियन के लिए मैं इनकी बात बड़ी सुनता हूँ जिस भी चैनल पे आते हैं। अभी भी उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल की बात कर रहा था फ्रेंड्स, रूरल रोड बनाने के लिए नया मटेरियल की बात करेगी, बड़ा इनोवेटिव स्टेप है ये, बहुत ही नई चीज है, और अभी तो शुरुआत है, आगे आके बहुत बढ़िया ये शेप अप करेगा। सवाल देखो, which new fabric material has been accepted as a good material for rural road construction, and the answer is coir geotextile, ठीक है। कॉयर जिससे वो बोरी वगैरह बनती है ना, उस चीज की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पे आप खबर देख लो, कॉयर मतलब वही, जैसे आपको याद, जैसे कई बार बोरी इसमें चावल गेहूं बन के आते हैं ना, वो जो बोरी होती है उस तरह, मतलब उस बोरी से नहीं बनेंगे, पर कॉयर मटेरियल उसी टाइप का होता है, ठीक है। डिटेल में आपको बाद में बता दूंगा, मैं अभी थोड़ा जल्दी में कवर कर रहे हैं तो देख लेते हैं। ये देखिए, कॉयर जियो टेक्सटाइल गेट्स नॉट फॉर रूरल रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि डिसीजन, इट विल गिव अ वेरी बिग बूस्ट टू द कॉयर इंडस्ट्री। अब डिसीजन क्या है वो देख लो यहां पे। What is coir geotextile? It is a permeable fabric, natural होती है, strong होती है, highly durable होती है, resistant to rots, molds and moisture, and it is free from any microbial attack. It has finally been accepted as a good material for rural road construction, ठीक है। अब इसको जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का थर्ड फेज है उसमें यूज करा जाएगा। ये डिसीजन किसने कम्युनिकेट किया है? नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, NRIDA, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। और ये किसने बोला है? इसको नितिन गडकरी जी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ MSME है, रूरल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उन्होंने इस बात को बोला है। और उन्होंने ये भी बोला है कि कोविड-19 की वजह से जो कॉयर इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और एक्चुअली जो एग्जैक्ट प्रपोजल है वो देख लो आप, कि जो रोड कंस्ट्रक्शन होने वाला है उसमें से 15% लेंथ इन ईच प्रपोजल्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो पूरे में से 15% जो होगा ना उसको इस टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। एग्जैक्ट प्लान स्टेट वाइज आप यहां पे पैराग्राफ में देख सकते हैं, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सब की यहाँ पे बातें हो रही है। होगी बात क्लियर? पर हमें बेसिकली 15% याद रखना है, और कॉयर, ये जो नाम है याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉयर जियो टेक्सटाइल, बाकी इसका डिटेल वीडियो बना लेंगे, इंपॉर्टेंट बात है ऑब्वियसली, पर अभी इतनी खबर काफी रहेगी, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, कॉयर जियो टेक्सटाइल। चलो क्वेश्चन नंबर 6, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स, पढ़िए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, ने एक प्रोजेक्ट लिया है, अप्रूव किया है, दैट दे विल डू कंप्लीट सोलराइजेशन ऑफ विच टेंपल। तो एक टेंपल है बहुत फेमस इंडिया का, उसमें कंप्लीट सोलर पावर लाई जाएगी। आंसर देख लीजिए, कोणार्क सन टेंपल, ठीक है। चलो क्लियर। तो बहुत फेमस टेंपल है उड़ीसा में, कोणार्क सन टेंपल, उसकी खबर PIB से मैं लाया हूं आपके लिए।
थोड़ा बस देख लो, पूरा डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनके मिनिस्टर का नाम पहले देख लो आप, श्री आर के सिंह। श्री आर के सिंह, ठीक। सो दे हैव टेकन अप अ स्कीम फॉर कंप्लीट सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन इन उड़ीसा। तो कोणार्क शहर भी और कोणार्क सन टेम्पल भी। इस टेम्पल का नाम मैंने इतना सुना है फेमस तरीके से, मैं कभी जा नहीं पाया, ठीक है। तो जब लॉकडाउन, मतलब मैं तो लिस्ट ही बना रहा हूँ, लॉकडाउन खुलेगा तो जाना है, यहां पर भी जाना है, ठीक है। कि उड़ीसा में बड़ा ही अच्छा टेम्पल, नाम सुना है मैंने। आप में से कोई भी इंसान कोणार्क अगर गया है या फिर वहां से बिलोंग करते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब ये देख लो, ये पर्पस क्या है, टू डेवलप द हिस्टोरिकल सन टेम्पल टाउन ऑफ कोणार्क इन उड़ीसा एज सूर्य नगरी, ठीक है। एंड टू कन्वे अ मैसेज ऑफ सिनर्जी बिटवीन द मॉडर्न यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड द एंशियंट सन टेम्पल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग सोलर एनर्जी। तो हिस्टोरिकल जो इंपॉर्टेंस थी सन टेम्पल की और जो मॉडर्न यूजेस सोलर एनर्जी का, कि उससे पूरी पावर जनरेट हो सकती है, इस सिनर्जी को दिखाने के लिए, ठीक। ये जो पूरा अमलगमेशन है एंशियंट सन टेम्पल और मॉडर्न सन टेक्नोलॉजी के बीच में, इस बेहतरीन चीज को अमली जामा पहनाने के लिए पूरा काम करा जा रहा है, सूर्य नगरी बनाने के लिए, ठीक है। बाकी उसके प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि एक सेटअप क्या होगा, 10 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट एंड वेरियस सोलर ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस, जैसे कि सोलर ट्री, सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क, ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट, मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगी एंड सपोर्ट ऑफ अराउंड 25 करोड़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री। और ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कौन करेगा, ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, OREDA, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कोणार्क का नाम इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। न्यू इंडिया एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है वहां से फोटो लाया था मैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज अगपे चित्रमग्न, इसका कमर्शियल लॉन्च होने वाला है, बताओ क्या है अगपे चित्रमग्न। अब फ्रेंड्स ये तो मैंने नियम बना लिया है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं भी इन सवालों से बहुत परेशान रहता था कि एक चीज का नाम दे देगा, जैसे कल एक ट्रोजन और एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर की हमने बात करी थी, वैसे ही एक नाम यहां पे आप देख सकते हैं कि नाम देगा और पूछेगा क्या होता है, और नाम अक्सर ऐसा होता है जो हम कभी सुने नहीं होते और वो पूछ लेता है, ठीक है। व्हाट इज अगपे चित्रमग्न, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, ये क्या है वो मत सोचो, किस फील्ड से है वो सोच लो, और फिर ना कितना क्लोज पहुंचते हो आप, ठीक है। 10 सेकंड दे रहा हूं, सोचिए इसके बारे में। अगपे चित्रमग्न क्या होगा आपके हिसाब से, किस फील्ड के बारे में, को इतना सोच लो, 5 सेकंड और फिर देखते हैं आप कितना क्लोज पहुंचते हैं उस गैस वर्क की। बताऊं, ये देख लीजिए, इट इज अ कोविड टेस्टिंग किट है कोविड-19 का, देख लीजिए। इट इज अ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड RNA एक्सट्रैक्शन किट फॉर यूज ड्यूरिंग टेस्टिंग फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के डिटेक्शन के लिए जो एक्सट्रैक्शन किट का इस्तेमाल होता है वो है बेस्ड ऑन मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स। फ्रेंड्स एक डाउट है, ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड RNA प्रोसेस कैसा होता होगा एक्सट्रैक्शन का, क्या वो हमें सीखना है? नहीं, हमें सिर्फ जीके में जनरिक बातें याद रखनी है, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। पूरा डिटेल आपको बता दूं मैं किसने डेवलप किया है। तो दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय श्री, कहां गया, हाँ, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, मतलब SCTIMST, ये त्रिवेंद्रम में है। इट इज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, किसके अंडर आता है? DST के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अलॉन्ग विद अगपे डायग्नोस्टिक लिमिटेड। एक मतलब कि इट इज अ इन विट्रो डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन कोचीन। तो इन दोनों कंपनीज ने मिलकर इस एक्सट्रैक्शन किट जो कोविड-19 में काम आता है उसको बनाया है, इसका कमर्शियल लॉन्च होने वाला है। तो उसी खबर में आपको अपडेट करता रहूंगा। आई थिंक आज ऐसा, आज या कल है, मैं उसको बता दूंगा आपको। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं जानना आपको, बट इतना जरूरी होगा। फ्रेंड्स अब इस सवाल पे आइए। चाइना को जवाब दिया हमने, ठीक, और जवाब कौन देता है? ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन एंड अ वेरी क्रिटिकल पोजीशन। बहुत जिम्मेदारी से जवाब देना पड़ता है यहाँ पे, बहुत सधे हुए शब्दों में जवाब देना पड़ता है, ठीक। चलिए, सो सवाल ये है पहले, फिर खबर पे जाऊंगा मैं। हु इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? नाम तो आप रोज सुनते होंगे इनका, क्योंकि हर बात यही बोलते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, एंड द आंसर इज मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव। ये मिनिस्ट्री में एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरह भी काम कर रहे हैं, ही इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ MEA, ठीक है। चलो, ये आप उनका फोटो देख सकते हैं, मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव जी का। अब उन्होंने इंडिया ने जवाब किया है वो देख लो यहाँ पे, ठीक। सो ये पूरा पढ़ देता हूं, द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल है। न्यू दिल्ली ऑन थर्सडे रिजेक्टेड बीजिंग्स क्लेम, चाइना के क्लेम उन्होंने रिजेक्ट किए हैं दैट इंडियन ट्रूप्स
trespassed into Chinese territory and accused the PLA मतलब People's Liberation Army of hindering patrols by Indian soldiers। तो ये चाइना के इस एक्यूजिशन को हमने बोला है कि ये गलत है। वी हैव रेफ्यूटेड दिस क्लेम्स, वी हैव रिजेक्टेड दिस क्लेम्स, ये गलत है, ठीक है। एंड इन द फर्स्ट सच स्टेटमेंट आफ्टर वीक्स ऑफ स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स एट 4 पॉइंट्स अलोंग द बाउंड्री इन सिक्किम एंड लद्दाख, ठीक। सो एमईए ने क्या बोला है कि चाइना चाइना से ये बोला है दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर एरियाज इज एन असेंशियल प्रीरिक्विजिट टू डेवलप बायलैटरल रिलेशंस। तो हमने चाइना को बोला है कि जो भी बॉर्डर एरिया है उसमें जितना पीस और ट्रैंक्विलिटी रहेगी उतना ही डेवलपमेंट के लिए जो रिलेशन है हमारे बायलैटरल वाले वो अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए वहां पे शांति रहना बहुत जरूरी है, तभी बायलैटरल रिलेशन डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि बाउंड्री पे सब हरकतें कर रहे हैं आप लोग और रिलेशन डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, एनी सजेशंस दैट इंडियन ट्रूप्स हैड अंडरटेकन एक्टिविटी अक्रॉस द एलएसी। एलएसी किसके बीच में होती है फ्रेंड्स? इंडिया चाइना के बीच में। एलओसी होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। सो एनी सजेशन दैट इंडियन ट्रूप्स हैड अंडरटेकन एक्टिविटी अक्रॉस द एलएसी इन द वेस्टर्न सेक्टर और द सिक्किम सेक्टर इज नॉट एक्यूरेट। ये खबरें गलत है कि हमारे सोल्जर्स उनकी एरिया में गए थे। Indian troops are fully familiar with the LAC alignment in the India-China border areas and abide by it scrupulously। मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे सोल्जर्स अवेयर हैं पूरे एरिया के बारे में और वो कभी क्रॉस नहीं करते वहां की लाइन, ठीक है। ये कहा है एमईए के स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव जी ने, ठीक है। ऑल इंडियन एक्टिविटीज आर एंटायरली ऑन द इंडियन साइड ऑफ द एलएसी। इनफैक्ट अब उन्होंने बोला कि सच तो ये है कि it is the Chinese side that has recently undertaken activity hindering India's normal patrolling patterns। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहां पे एक तो कोरोना फैल गया उनकी वजह से, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वजह, भाई द पॉइंट इज कि देखो कमी तो रही, ठीक है। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। उसके बाद नेपाल देखो गड़बड़ कर रहा है चाइना के सपोर्ट से और चाइना खुद गड़बड़ कर रहा है। तो ये समस्या होती है ऐसे नेबर्स के साथ कि मतलब हमने क्या गलत कर लिया, अपना एरिया क्लेम नहीं कर सकते क्या। अब इस तरह से प्रेशर बनाते, एक तो परेशान है आपकी वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, ऊपर से अब ये बॉर्डर पे हंगामा कर रहे हो इस तरह का, वेरी बैड। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ा मुश्किल होता है इंटरनेशनल चीजें संभालना। जब आप खबरें पढ़ेंगे ना, खबरों में जब सारी खासकर इंटरनेशनल खबरें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किसी भी सरकार के लिए कितना मुश्किल होता है चीजें संभालना, कितना फाइन बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक। उधर अमेरिका का साइड लेना, चाइना का साइड लेना, ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, नेपाल को उछाल रहा है। भाई नेपाल का कभी ऐसा इशू नहीं हो बाउंड्री वाला, अब उठ गया इशू वहां पे। तो बड़ा मुश्किल, मतलब ये लोग भी ऐसा नहीं कि सीधे बात करें, किसी दूसरी कंट्री के थ्रू इस तरह की चीजें करते रहते हैं, तो इट इज वेरी टफ। बट लकीली वी हैव गॉट ग्रेट पीपल इन द गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स, हमारे मिनिस्टर और जो इस चीज को संभालते हैं। एस जयशंकर जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, और जैसे अनुराग श्रीवास्तव जी की आप बात कर सकते हैं, तो बड़े मंझे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं लोग जो बहुत इफेक्टिवली जवाब भी देते हैं और संभालते भी, ठीक है। ऐसे आपने सुना होगा नाम जो अकबरुद्दीन जी थे, जो अभी यूएन से इंडिया की तरफ से भी रिटायर हुए हैं, उनका भी पूरा अपना टेन्योर देखा है। तो रियली ग्रेट वर्क डन बाय दीज पीपल। खैर ये इशू पे नजर रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, इस पे भी और नेपाल वाले पे भी अपडेट में करता रहूंगा आपको। चलो अगला सवाल देख लो, स्टेट गवर्नमेंट की जो बात कर रहा था फार्मिंग वाले में, वो देख लो आप। विच स्टेट गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस टू अडॉप्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम? आंसर है उड़ीसा, याद रखना, ठीक है। सो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक प्रोमोलगेट किया है ऑर्डिनेंस अलाउइंग इन्वेस्टर्स एंड फार्मर्स टू एंटर इनटू अग्रीमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन व्यू ऑफ द कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटी ड्यू टू पैंडेमिक। तो कोविड-19 से काफी प्रॉब्लम आ रही है, कई लोग की फसलें नहीं बिक पा रही है, फार्मर्स परेशान हो रही है, तो उसको थोड़ा ओवरकम करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि फार्मर और जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपस में, ठीक। अब यहां पे इट विल फैसिलिटेट या सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड स्पॉन्सर्स टू डेवलप म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। और ऑर्डिनेंस इसलिए पास करना पड़ा क्योंकि असेंबली जो उड़ीसा की थी वो सेशन में नहीं थी, ठीक है। और एक और बात, ये नया सिस्टम जो है इट विल इंप्रूव द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड लाइवस्टॉक व्हाइल प्रमोटिंग फार्मर इंटरेस्ट। अब एक बात दिमाग में आती है, कहीं ये जो अमीर इन्वेस्टर्स होते हैं फार्मर्स की जमीन को ऑक्यूपाई तो नहीं कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, सरकार ने बोला है ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार ने आखिरी में बोला है द स्टेट हैज हाउएवर मेड इट क्लियर दैट नो टाइटल राइट्स ओनरशिप और पोजीशन ऑफ लैंड और अदर सच प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड और एलिनेटेड और वेस्ट इन द स्पॉन्सर और द सक्सेसर और एजेंट्स। किसान की जमीन और लाइवस्टॉक कहीं पे नहीं जाएगा,
आपको फसल खरीदनी खरीद लो, जमीन का टाइटल जमीन के राइट में कोई चेंज नहीं होगा। बढ़िया स्टेप लिया यहाँ पे सरकार ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ठीक है, चले तो बस दो सवाल, लास्ट टू क्वेश्चंस और। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7 एंड द आंसर इज चाइना। खबर एक्चुअली ये, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि G7 समिट जो बस अभी जून में होने वाली है, उन्होंने बोला है भाई ये बंदा थोड़ा सा अलग तो है ही। इन्होंने बोला है कि अब ये समिट जो है ना, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको इन पर्सन करा जा सके। तो अब ये भाई बेसिकली कोशिश में है कि चीजें नॉर्मल हो जाए। बहुत ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब असली में करना है, ऐसा उन्होंने बोला है। ऐसे नहीं बोला होगा, मतलब उन्होंने जो बात भी उसको मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि G7 के यहाँ पे बात हुई है। सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ही इज कंसिडरिंग, डिसीजन फाइनल नहीं, कंसिडर कर रहे हैं, होस्टिंग वर्ल्ड लीडर्स फॉर द एनुअल G7 समिट एट हिज कैंप डेविड रिट्रीट डिस्पाइट द ऑनगोइंग कोरोना वायरस। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ये बात भी बोली कि काफी इंकरेजिंग न्यूज कुछ आ रही हैं कि two studies on monkeys published on Wednesday offered hope that humans can develop protective immunity to the novel coronavirus। तो रिसर्चेज अक्रॉस द वर्ल्ड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, अच्छी बात है। अब यहां देख लीजिए, हाँ ये, ही में होल्ड द G7 इन जून इन पर्सन इंस्टेड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब उसके लिए क्या चेंज करो वो देख लीजिए। आई एम कंसिडरिंग रीशेड्यूलिंग द G7 ऑन द सेम और सिमिलर डेट इन वॉशिंगटन DC एट द लेजेंडरी कैंप डेविड। ठीक, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो बाकी G7 के मेंबर्स हैं वो भी अपना कम बैक शुरू कर दिए। कम बैक मतलब वो एक पीक से निकल चुके कोविड-19 की वजह से और अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उनको ये उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप को कि बाकी कंट्रीज के हेड्स भी आ पाएंगे। अब मेंबर देख लो, G7 कंट्रीज में कौन आता है। सबसे पहले आप अमेरिका वाली बात कर लेते हैं। अमेरिका में कौन आता है, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा। यूरोप कंट्रीज, आप पता है कॉन्टिनेंट के आपसे कंट्री याद करा करो तो अपने आप कहानी बन जाएगी आपकी। यूरोप से कौन कौन है, ब्रिटेन है, फ्रांस, जर्मनी और इटली। 2+4 6 हो गया, एक बचा कौन है, ये एशियन कंट्री है जो कौन है, जापान। चाइना नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी लोगों ने क्या बोला है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने बोला है कि अगर हेल्थ कंडीशन अलाउ करें तो वो आ जाएंगे। और जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्केल, उन्होंने क्या बोला है, वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने बोला हाँ भाई ठीक है, अब देखेंगे तब कैसे हालात रहते हैं, ये बात बोली गई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सन लाइफ म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो किस कंपनी को बिलोंग करते हैं, एंड द आंसर इज आदित्य बिरला ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पे देखिएगा, आदित्य बिरला ग्रुप, वो आंसर वहीं पे लिख दिया था मैंने। आदित्य बिरला ग्रुप को बिलोंग करता है सन लाइफ म्यूचुअल फंड। खबर देखो, ये इंपॉर्टेंट खबर है कि आदित्य बिरला ग्रुप जो म्यूचुअल फंड जिसका नाम है सन लाइफ म्यूचुअल फंड, उन्होंने फ्रेश इनफ्लो सस्पेंड कर दिया है अपनी 2 डेट स्कीम्स में। सिर्फ फ्रेश इनफ्लो बंद किया है, बाकी जो पहले से थे वो नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, तो बस एक दो पैराग्राफ पढ़ लो। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हैज टेम्पररली सस्पेंडेड फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन 2 ऑफ इट्स डेट स्कीम्स। कौन सी 2 स्कीम्स, मीडियम टर्म प्लान एंड द क्रेडिट रिस्क फंड, विद इफेक्टिव फ्रॉम फ्राइडे। ठीक है, रीजन देख लीजिए। The fund house said that it had made significant gains in the 2 schemes, which would be realized by existing investors, and hence has stopped fresh investment so that gains are not diluted. ठीक है, अब यहां देख लीजिए, this closure will not hit existing SIPs, systematic investment plans and systematic transfer plans, and only fresh registration to be barred। तो फ्रेश वाले बंद करें, एग्जिस्टिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल एक और निकल के आता है कि आदित्य बिरला को बिलोंग करता है सन लाइफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब ये खबर, इसमें रिएक्शंस किस तरह के आते हैं, आरबीआई वगैरह के रिएक्शंस कैसे आते हैं, सरकार के रिएक्शन क्या होते हैं, डेवलपमेंट आगे किस तरह से होता है इस खबर पर वो देखना पड़ेगा। पर फिलहाल खबर सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, बाकी जो 2 फंड की बात चल रही है, तो जो मीडियम टर्म प्लान फंड की बात की, इट इन्वेस्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स विद मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 to 4 years। ठीक, और जो क्रेडिट रिस्क फंड है वो इन्वेस्ट करता है AA और AA या बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो जो AA या फिर उससे बिलो रेटेड फंड्स है वहां पे इन्वेस्ट करता है क्रेडिट रिस्क फंड, और मीडियम वाला जो दूसरा प्लान है वो 3 से 4 साल वाला फंड होता है, वो डिटेल बता दी। ठीक है, एंड द क्यूमुलेटिव एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ दीज 2 स्कीम्स इज लगभग 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अब खबर कैसे आगे बढ़ती है वो देख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट खबरें अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्ड थिंग्स, एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, अगर कंटेंट पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिन में परसेंटेज का वीडियो आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडरेट लेवल वाले सवाल होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे समझने के लिए, वो जरूर देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।